फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई का हिंदी का 10th क्लास का पेपर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और इसमें देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश में पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शाश्वत मूल्यों में शामिल है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा अपठित गद्यांश के अनुसार, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आता है बी। और क्वेश्चन नंबर 4 आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है। आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है आपका ख और क, यानी कि डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। इसी में अथवा का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा गया है। बंद समाज की विशेषताओं में रखा गया है धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना। दूसरे गद्यांश का आप देखें, आप क्वेश्चन नंबर 6, किसी संवेदनशील मन को अपूर्ण आनंद से भर देते हैं। यह आता है नदियां, नहरें और खेतों के चित्र। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है लेखक की दृष्टि से बंगाल के सस्य श्यामलम धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है, असामान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है। तो इसमें आएगा आपका समुद्र तट और रेतीले। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। तो इसमें आएगा कथन और कारण दोनों सत्य हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है। तो गद्यांश का केंद्रीय विषय आपका है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दो अपठित गद्यांश दिए गए हैं, यानी अपठित गद्यांश, और ये अपठित गद्यांश का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है। तो काव्यांश में मुख्य रूप से रंग भेद की समस्या का उल्लेख किया गया है, सी ऑप्शन सही आएगा। और कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है। कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ होता है प्रेम के नहीं होने पर, यानी कि ए ऑप्शन। और उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या है। तो उज्जवल सफेदी पर गर्व है मिथ्या, छल और अभिमान। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कवि कहता है रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला। भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है। तो भीतर वाले रंग का तात्पर्य है आंतरिक गुण और स्वभाव, यानी कि डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 15, गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है। तो धरती और आसमान को उसका प्रतीक दिया गया है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है घर पर किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी। तो घर पर निर्जनता और बंद हवा की गंध पसरी हुई थी। पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है। तो ये है उर्वरा और नवजीवन का प्रतीक है ये। तो ये बी ऑप्शन 16 में और बी ऑप्शन 17 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मकान जड़ और एक स्थान पर स्थित होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री है। ये भाव किस पंक्ति में है। तो ये तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, इस लाइन के अंदर जो है ये इससे है। 19 में देखिए, काव्यांश की शैली किस प्रकार की है। काव्यांश की शैली जो है वो चित्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 20, कवि के 2 दिनों बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति है उसे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है।
तो इसका ऑप्शन आएगा कवि अपने घर पर अकेला है और उसके ना होने पर घर निर्जन था। अब क्वेश्चन नंबर 21, खंड 2 व्यवहारिक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था, रचना के आधार पर प्रस्तुत काव्य का भेद होगा। तो काव्य का भेद यहां पर बताना है, तो काव्य का भेद होगा यहां पर मिश्र वाक्य। और क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो इनमें सरल वाक्य नहीं है। अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों, ये पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, जब बाल गोविंद भगत खेतों में सेपाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे, यहाँ रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद होगा। तो इसमें उपवाक्य का भेद होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और क्वेश्चन नंबर 24, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा इसके अंदर? डी, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। और क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आएगा जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल रहा है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और 26 में देखें आप, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो इसमें वाच्य आपका होगा कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य नहीं है, सुंदर गीत लिखे हैं। 28 में आप देखें, हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, कृतवाच्य में बदलने पर होगा, हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा कृतवाच्य का उदाहरण है? तो इसमें कृतवाच्य का उदाहरण है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। राधा अब उठ बैठ सकती है, इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। भाववाच्य में रूपांतरण होगा, राधा से अब उठा बैठा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, ये मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, लेखांकित पद का परिचय है। ये होगा कि सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग और एकवचन। (33) उफ, क्या सोचा था क्या हो गया, मैं रेखांकित पद का परिचय होगा। तो ये होगा विस्मय बोधक शोक सूचक। 34 नंबर देखिए, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, में रेखांकित पद का परिचय होगा कि भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन और कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 35, घर के साथ ही एक बगीचा होता था, रेखांकित पद का परिचय होगा। तो इसमें रेखांकित पद का परिचय होगा संबंध बोधक अवयव घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। 36 आप देखें, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विंसी जाए छिन में, गर्भ करे का इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में शांत रस है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। निम्नलिखित में कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है? तो इनमें से श्रृंगार रस का उदाहरण है और तब से नाम मैंने ही लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरों में।
तो ये वाला जो है आपका श्रृंगार रस का भाव है। 40 नंबर, रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है? तो रस निष्पत्ति के लिए विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की आवश्यकता होती है। अब है आपका पठित गद्यांश और इसका पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 41। प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसमें उल्लेख नहीं हुआ है अश्विन का। 42 नंबर प्रश्न, बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं? तो इससे समझते हैं कि गाने की धुन पर खुद ही सुध-बुध खो देना। 43 आप देखें, भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? तो ये है, बहुत अधिक सर्दी में उसकी उंगलियां खंजरी पर चल नहीं पाती थी, ये जो है वो ठीक नहीं है। और 44 नंबर आप सवाल देखें, लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है? तो इसमें बात बताई है वह शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति है। 45 नंबर, पूरब में लोही लग गई है, वाक्य का अर्थ है क्या है? कि पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा है। अब देखें 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए उनमें कौन सी सही नहीं है? तो यह है कि उसे अपने चश्मों का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी। 47 नंबर, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो नेताजी की मूर्ति जो है वो संगमरमर की बनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग्य में कह रहे थे कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हुए, तो इसके पीछे क्या कारण? तो इसका आएगा, परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। 49 नंबर यानी 49, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की? तो यहाँ पर अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़े। और 50 नंबर, लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार जो है वो अपमानजनक व्यवहार था। 51 नंबर आप देखें, 51 नंबर कहता है कि परशुराम को भृगुबर क्यों कहा जा रहा है? भृगुबर क्यों जा रहा है? कि वे भृगु ऋषि के वंशज थे। जो नहीं जन विदिया संसारा का तात्पर्य है, तो इसका संसार भर में इसे कौन नहीं जानता। गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त मानती हैं? तो इसमें आएगा अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा है? तो ये है योग का संदेश। तो ये आपकी आंसर की हिंदी के पेपर की, और आशा करते हैं